दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक तौर पर यह देश करवट ले रहा है। आपको इसका एहसास धीरे धीरे होगा। 2024 के चुनाव इस देश के पुराने तमाम चुनाव से बिल्कुल हटकर हैं। इससे पहले के तमाम चुनावों में दावे किए जाते थे, राहत रियायत का जिक्र होता था। कुछ बातें सरकार कहती थी, कुछ विपक्ष उसको काटते हुए अपने तर्कों को सामने रखता था। लेकिन इस देश की जड़ों से जुड़े हुए मुद्दे और उन मुद्दों से प्रभावित इस देश की आम जनता, उनके भीतर के सवाल, उसे इससे पहले कौन उठाता था? और शायद कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर वामपंथी ही क्यों ना हो, अगर राजनीतिक प्रक्रिया में इस देश के भीतर उठते हुए सवाल वह भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के जरिए परखना शुरू कीजिएगा तो सत्ता में आने के बाद राहत रियायत का जिक्र जरूर होता रहा है। लेकिन 2024 का चुनाव हटकर है। यह हटकर इसलिए है क्योंकि पहली बार मुद्दों को लेकर इस देश की जड़ों को टटोलने की कोशिश हो रही है। और यह कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि पहली बार संस्थानों के जरिए किताबों को पढ़ते हुए इस देश के मुद्दों को उठाया नहीं जा रहा है। जिस तरीके से कभी प्लानिंग कमीशन उठाता था या मौजूदा वक्त में नीति आयोग है वो उठाता है, और सरकार उसी के आसरे दावे करती है, योजनाओं का ऐलान करती है, और सामने विपक्ष कहता है देखिए हमें धोखा दिया जा रहा है। तो सवाल है कि समाधान क्या है, और इस देश की जड़ों से जुड़े हुए मुद्दे और उनसे प्रभावित लोगों के जहन में क्या कुछ है। और शायद पहली बार इसीलिए कांग्रेस की विरासत को संभाले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर जब इस देश को नापने की शुरुआत करते हैं तो इसी बात का जिक्र करते हैं कि दरअसल मैं संवाद बनाने आया हूं, देश को समझने आया हूं। और वही यात्रा जब दूसरे फेज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ निकलती है तो पहली यात्रा से हटकर यह यात्रा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि इस दौर में चाहे वो मणिपुर से निकलकर असम, असम से निकलकर बंगाल, बंगाल से बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगहों की कतारों को देखते देखते और उसके बाद जब महाराष्ट्र भी आएगा तब भी एक ही सवाल इस देश के सामने है, और वो सवाल है कि इस देश में बेरोजगारी आजादी के बाद सबसे ज्यादा क्यों है? इस देश में महंगाई और उस महंगाई से पनपती हुई असमानता इसी दौर में सबसे ज्यादा क्यों है? और इसका रास्ता समाधान का क्या हो सकता है? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि चाहे वह जाति जनगणना का सवाल हो और राहुल गांधी ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज का जिक्र कर रहे हों, और उसके साथ महंगाई और असमानता का खुले तौर पर जिक्र हो रहा हो, कॉरपोरेट के हाथों में दी जा रही कौड़ियों के मोल इस देश की संपत्ति का जिक्र हो रहा हो, इस देश के तमाम संस्थानों पर 2% लोगों के कब्जे का खुले तौर पर जिक्र हो रहा हो। लेकिन अगर समाज और लोग पिछड़े हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो उनके लिए क्या कुछ ऐसी स्थिति अब इस देश में लाने की जरूरत है जो कानून की शक्ल में हो? राइट टू इंफॉर्मेशन इससे पहले आया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार भी पहले सबको मिला, लेकिन राइट टू एम्प्लॉयमेंट इस देश के भीतर में कभी कोई ला नहीं पाया। संविधान के भीतर भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में चलते हैं, उसमें समानता का जिक्र है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र है, उसमें एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाने का जिक्र है, उसमें आपको इस देश के भीतर में जो भी प्रोफेशन, काम का आप चुनना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इस देश की संस्कृति हो, भाषा हो, अल्पसंख्यकों के जो सवाल हो, उसको लेकर भी एक फंडामेंटल राइट है। और आपके फंडामेंटल राइट्स पे कोई अगर उसका भी हनन करता है तो उसके खिलाफ भी आपके पास अधिकार है, आप आवाज उठा सकते हैं। लेकिन राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपको यह अधिकार अभी तक दे नहीं पाया कि आपको रोजगार मिलना ही चाहिए। तो क्या पहली बार राहुल गांधी इस देश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए संविधान में संशोधन का जिक्र करते हुए राइट टू एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का कानूनी अधिकार
देने को तैयार हैं। और जो संवाद उन्होंने राज्य दर राज्य बनाया और वहां की जो परिस्थितियां थी और युवाओं का जमघट जो था, उसके भीतर वो लगातार संवाद बना तो रहे थे, लेकिन उस संवाद को बनाते वक्त एक सवाल लगातार अनसुलझा सा था कि आखिर रास्ता निकलेगा कैसे। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी तैयार हो गई है और अब कल इसका ऐलान हो सकता है? और अगर इसका ऐलान कल हो सकता है तो भारत में राजनीतिक तौर पर यह बदलाव का एक मील का पत्थर होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में किया जरूर गया है, लेकिन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट पॉलिसी के है उसके मातहत आता है और वहां पर यह आपके फंडामेंटल राइट के तहत तब्दील नहीं होता है। तो जरा कल्पना कीजिए, भारत जैसे देश में 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और इस दौर में इस देश का कमोवेश हर तीसरा वोटर युवा है जो काम के लिए भटक रहा है। और उसमें भी अगर प्रांत दर प्रांत देखते चले जाइएगा तो ध्यान दीजिए कितनी बड़ी तादाद में 18 और 19 साल के लड़के जो स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज में जाते हैं और वो पहली बार वोट डालते हैं, तो उनके सामने कौन सा सवाल होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके पिछले चुनाव में पुलवामा के लिए उनसे वोट मांगा था, यानी सेना के नाम पर भी राजनीति को इस देश ने पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के साथ जोड़ा। लेकिन क्या अब कांग्रेस जिस दिशा में बढ़ रही है और राहुल गांधी जो लगातार संवाद युवाओं से बनाते चलते चले गए, अब उन्हें समझ में आ गया कि अगर ये अब नहीं तो शायद कभी नहीं, और इसका ऐलान क्या वाकई कल हो जाएगा? यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर हर राज्य में और इस देश की पॉलिसी के तहत भी देखिएगा तो जो अलग अलग मंत्रालय है उसमें भी लाखों पद खाली पड़े हैं। वो पद क्यों नहीं भरे जाते हैं? जबकि एक पार्लियामेंट की सीट खाली हो जाए तो इलेक्शन कमीशन सक्रिय हो जाता है चुनाव कराने को लेकर, तो फिर बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं? और बेरोजगारों को रोजगार मिले और रोजगार के आड़े जो पेपर लीक से जुड़ा मामला हो, जो फॉर्म भरने से जुड़ा मामला हो, उसमें जो फीस देने का जिक्र हो, उसको परीक्षा देने जाते वक्त जो सफर किया जाता है, इन तमाम चीजों से युवाओं को क्या मुक्ति मिल सकती है? इस दिशा में क्या कांग्रेस सोच रही है? कांग्रेस इस दिशा में जो सोच रही है, राहुल गांधी ने जो लगातार संवाद युवाओं से बनाया, अब वो समझ रहे हैं कि उस कांग्रेस को जीवित करना पड़ेगा जिसमें इस देश के लोगों को कानूनी तौर पर अधिकार मिल जाए। एक जिक्र आज वो कर रहे थे जब इस बात का जिक्र करने लगे कि चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को लाना हो, चाहे इस देश में हरित क्रांति हो जिससे अनाज इस देश में पैदा होने लगा और पहले जो अमेरिका से अनाज आता था उसको मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। श्वेत क्रांति इस देश में हुई जो दूध की क्रांति थी। कंप्यूटराइजेशन हुआ, बैंकों का निजीकरण जो पहले चल रहा था उसको हटाकर इस देश के भीतर में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। इस देश के माइंस भी सरकार ने अपने हाथ में लिए कि वह कॉरपोरेट या प्रॉफिट वालों के हाथ में ना जाएं। और शायद इसीलिए इन बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने इंडिकेट किया अब हमें रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी में हम क्रांतिकारी काम करते हैं। हम आपका टाइम जाया नहीं करना चाहते। कॉन्स्टिट्यूशन दिया आपको, संविधान दिया, उसकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आपके साथ मिलकर लड़ी। आजादी दी, वहां पे आपको उस टाइम बीजेपी नहीं दिखी होगी, आरएसएस नहीं दिखे, वो भग गए थे, वो सब घर चले गए थे। वो वहां पे मतलब अंग्रेजों के साथ खड़े थे। वही उसके बाद हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, मोबाइल फोन, ये सारे के सारे क्रांतिकारी काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। रेवोल्यूशनरी तरीका तो यही हो सकता है इस देश के युवाओं को कानूनी हक मिल जाए कि अगर उनके हाथ में डिग्री है तो उन्हें रोजगार मिलना ही चाहिए। क्योंकि भारत के भीतर मौजूदा वक्त में अगर 20 साल से 25 साल के बीच के युवाओं की बेरोजगारी दर देखेंगे तो यह तकरीबन 45% है। और अगर यह 29 की उम्र तक ले जाएंगे तो उस 25 से 29 के बीच में तकरीबन 15-16% है। यानी बेरोजगारी का ऐसा आलम
दुनिया के किसी भी देश को एक झटके में कंगाल बना सकता है या उस देश के भीतर में सामाजिक तौर पर परिवर्तन की लहर को बना सकता है। और राजनीतिक तौर पर 2024 का चुनाव क्या उसी दिशा में बढ़ चला है? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में सरकार जो निर्धारित पद अलग अलग मंत्रालयों के भीतर हैं, उसे भी अगर भर पाने की स्थिति में नहीं है तो इससे ज्यादा बड़ी त्रासदी कुछ हो नहीं सकती है। क्योंकि अगर इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री की योजनाओं का आप जिक्र सुने तो उन्होंने अक्टूबर 2020 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि का ऐलान 2010 के जून में ही किया। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम उन्होंने ही बनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, ये सब रोजगार की योजनाएं हैं जो मौजूदा सरकार के साथ है। प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल अर्बन लाइवहुड मिशन है, स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की पूरी फहरिस्त है। और इसमें सबसे बड़ी योजना तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिसमें वो कहने से कतराते घबराते नहीं है कि लगभग 30-40 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिला है। लेकिन इन सब के बावजूद भी रोजगार किसी को क्यों नहीं मिल पाता है? और रोजगार अगर कानून की शक्ल में आ जाए तो क्या इस देश के भीतर की वह असमानता जिसमें कॉरपोरेट अपने हाथों में सब कुछ समेटे हुए है और उन तमाम परिस्थितियों में अपने नेटवर्थ को बढ़ाता है, लेकिन भारत के भीतर जो युवा तबका है, देश की आम जनता है, आम लोग हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल दबे के दबे राजनीतिक तौर पर रह जाते हैं, तो क्या कांग्रेस अब राहुल गांधी की इस बात पर मुहर लगाते हुए इस बात को इंडिया गठबंधन जो है अब उसकी भी मुहर लगेगी? क्योंकि राजनीतिक तौर पर भारत में अगर एम्प्लॉयमेंट आपके मौलिक अधिकार में शामिल हो जाएगा तो इस देश के भीतर में जनता के सामने फिर यह सवाल अनसुलझा नहीं रहेगा। सरकार किसी की भी हो तो क्या मौजूदा सरकार की यह ताकत नहीं है? ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य दर राज्य और केंद्र के भीतर बड़ी तादाद में पद रिक्त पड़े हैं जो निर्धारित थे, यानी उनको अलग से उसका सृजन नहीं करना है, वो तो पद ऑलवेज पहले से थे। लेकिन सरकार की अर्थव्यवस्था ने जो कॉरपोरेट के साथ जो अपने सहयोगिता दिखाई है और जो नेक्सस इस देश के भीतर में है, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए भी इस देश की जनता के हाथों में कानूनी अधिकार दे देने होंगे। और युवा ही वो सबसे बड़ी ताकत है और युवा के जरिए ही यह देश आगे बढ़ सकता है। अब इसका खुले तौर पर जिक्र पहली बार राहुल गांधी कॉरपोरेट, अडानी और इस देश के बेरोजगार युवाओं को लेकर करने से चूक नहीं रहे हैं। 2% लोग हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है। अदानी जी यहां आपकी जमीन छीनते हैं, हिमाचल में सेब का बिजनेस करते हैं, मुंबई का एयरपोर्ट चलाते हैं, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स उनके हाथ में, माइनिंग करते हैं, फूड स्टोरेज का बिजनेस करते हैं, सारा का सारा वही करते हैं और आप देखते ही रह जाते हो। आप स्कूल कॉलेज का पैसा देते हो, रोजगार मिलने का टाइम आता है, आपसे कहते भैया रोजगार तो है ही नहीं, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट मिल गया, 5 लाख रुपया आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज को दे दी, मगर रोजगार आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे छोटे बिजनेसेस को नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, नोटबंदी की, जीएसटी की, और सारे के सारे छोटे जो व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस, वो बंद हो गए। पूरा का पूरा काम 2-3 अरबपतियों के लिए हो रहा है। आपकी जमीन भी वो ले जाते हैं, पानी भी वो ले जाते हैं, जंगल भी उठा के ले जाते हैं। तो यह बदलना है। दरअसल युवा एक तरफ राजनीतिक ताकत भी है और इस देश की आर्थिक व्यवस्था के भीतर सबसे कमजोर भी है। राहुल गांधी की जो भी मुलाकात
चाहे वो असम के युवाओं से हुई हो, चाहे बंगाल के युवाओं से हुई हो, चाहे वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों से युवाओं की फौज जब वो देख रहे हो तो सामने पेपर लीक जरूर मंडरा रहा था। और पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर देने के लिए जितनी बड़ी तादाद में इन राज्यों के युवा परीक्षा केंद्र पहुंच रहे थे वह किसी को भी चौंका सकते हैं। लाखों की तादाद में, और जहां पर रोजगार हो वहां पर अगर एक पद है तो उस एक पद को पाने के लिए 100 से 1000 लोगों की लाइन आपको हर जगह दिखाई दे रही है। इसीलिए यह बड़ा सवाल था कि जिस देश के भीतर में खुद सरकार के आंकड़े अपने तौर पर, चाहे वो एनएसएसओ हो, चाहे प्राइवेट तौर पर काम करने वाला सीएमआईई हो, या इस देश के भीतर में जो एम्प्लॉयमेंट को देखने वाला मंत्रालय हो, उन तीनों विभागों के नजरिए से अगर आप समझिए तो जो लोग ग्रेजुएट हैं इस देश के भीतर में, उन जो एक लिहाज से कह सकते हैं 25 तक की उम्र के होंगे, उनकी जो बेरोजगारी दर है वो 44.49% है, 44.49%। जो 25 से 29 बरस के बीच में हैं उनकी बेरोजगारी दर तकरीबन 22.8% है। जो 30 से 34 बरस के बीच हैं उनकी बेरोजगारी दर 11% है। और जो 35 से 39 बरस के बीच हैं उनका परसेंटेज 5% है। और अगर आप विकसित देशों की कतार को देखिएगा, जो दुनिया के विकसित देशों की कतार में भारत शामिल हो जाएगा, जिसका जिक्र इस दौर में प्रधानमंत्री बार बार कहने से कतराते नहीं हैं, वहां की बेरोजगारी दर कहीं पर भी 5% से ऊपर नहीं है और यहां पर यह 44-45% तक जा चुकी है। तब यह सवाल है कि अगर यह स्थिति कमोवेश इस देश के भीतर है और यह स्थिति अगर जो 12वीं पास हैं उनकी भी अगर परिस्थिति देखिएगा तो 20 से 25 बरस तक के 12वीं पास इस देश में हर चौथा व्यक्ति बेरोजगार है। हर छठा व्यक्ति 25 से 29 बरस के भीतर बेरोजगार है। यह स्थिति कमोवेश देश के भीतर में इतनी व्यापक है तो इसका रास्ता निकलेगा कैसे? और किसी भी देश के भीतर में जो बजट बनता है उस बजट के भीतर जो कानून इस देश का होता है उसका पालन होना चाहिए, यह उस पर दबाव होता है। तो अगर राइट टू एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का अधिकार कानून की शक्ल में इस देश के सामने आ जाएगा तो कोई भी बजट बनेगा तो उस दिशा में सोचेगा। अन्यथा आज 1000 रुपए कोई बांट रहा है, कोई 1500 बांट रहा है, कोई 3000 दे रहा है। ये पैसे बांटने की प्रक्रिया से आगे स्टेट को निकलना होगा। तो क्या ये पूरी की पूरी परिस्थिति को अब समझा जा चुका है और उस दिशा में अब कांग्रेस बढ़ने को तैयार है। उन्होंने राहुल गांधी के इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी और अब समझ में सबको आ गया कि राजनीतिक तौर पर यही रास्ता है, क्योंकि यह रास्ता नहीं होगा तो इस देश को भावुकता में ढकेलने के लिए मौजूदा सत्ता तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी अभी भी जहां जहां भाषण देते हैं, जो 2014 में जिस गरीबी का जिक्र करते थे, जो अपने परिवार का जिक्र करते थे, अपनी गरीबी मुफलिसी का जिक्र करते हुए वह राजनीतिक पायदान पर चढ़ रहे थे 10 बरस प्रधानमंत्री रहने के बाद भी, अगर वो आज भी उस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इसका एक मतलब तो बहुत साफ है कि राजनीतिक तौर पर इस देश को लगातार कमजोर किया गया। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को इस देश की गवर्नेंस से जोड़ा नहीं गया और जो भी नीतियां बनती थी उसमें इस देश के युवा और पढ़ा लिखा तबका किस तरीके से सहयोग दे दे या सरकार उनके साथ मिलकर कैसे काम करे, इन परिस्थितियों को लगातार दरकिनार किया गया और मान लिया गया कि हम जो देंगे उसी से जनता खुश हो जाएगी, वो 5 किलो अनाज की शक्ल में हो या छात्रों को मिलने वाला पैसा हो। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री आज जो बंगाल में कह रहे थे, जहां के एजुकेशन को लेकर कोई सवाल उठता नहीं है, वहां के लड़कों के सामने जो डिग्रीधारी हैं, जब वो इस भाषण को सुन रहे होंगे तो उनके जहन में कौन सा सवाल होगा, ये आप खुद सोचिए। क्योंकि आज जो भाषण प्रधानमंत्री का था उसका एक हिस्सा सुनना चाहिए। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में
रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारिक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। ये बंगाल है और वहां पर प्रधानमंत्री के भाषण का वो हिस्सा है। जरा कल्पना कीजिए कि बंगाल के बारे में तो यही कहा जाता रहा कि बंगाल जो आज सोचता है समूचा भारत उसे कल सोचता है। और बंगाल के भीतर इस दौर में तकरीबन 65 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और उस बंगाल के भीतर जो बेरोजगारों की तादाद है जो वोट डालने इस बार जाएगी, उनकी संख्या तकरीबन 1.5 से 1.25 करोड़ के बीच है, जो 20 से 32 तक की उम्र के बीच में है और इनके पास काम नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी का बोझ उठाए हुए कोई राज्य और वहां पर इस देश के प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र अपनी जिंदगी, अपनी मुफलिसी, अपनी गरीबी और शायद अपने आरएसएस के प्रचारक होने के तौर पर करना चाह रहे हों, और इस देश के भीतर में भोजन किस रूप में किसको दिया जाता है और भिक्षाटन की स्थिति तो कोई आज की नहीं है। लेकिन क्या इस देश का यह मापदंड हो सकता है? यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के भीतर में अगर प्रधानमंत्री जो तमाम नीतियों को बनाने की स्थिति में रहते हैं और कैबिनेट बैठती है तो उस पर मुहर लगती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर मैसेज ये जा रहा है कि हम जिन परिस्थितियों से निकले हैं उन परिस्थितियों को आप समझ जाइए, तो जो उन परिस्थितियों में मौजूदा वक्त में है उनको राहत रियायत देने के लिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और 5 किलो अनाज ही है क्या? और इस देश के भीतर में अगर एजुकेशन सेक्टर धीरे धीरे डेवलप हुआ है, दुनिया के तमाम बॉर्डर खत्म हुए एजुकेशन को लेकर, भारत दुनिया के उन देशों में है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे हायर एजुकेशन के लिए दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो बच्चे जो फीस देते हैं इस देश के सालाना एजुकेशन बजट से वो तकरीबन 6 गुना ज्यादा होता है। तो आप किस राजनीतिक परिस्थिति में इस देश के भीतर के सवालों पर खामोश रहेंगे? तो क्या यह पूरी यात्रा जो राहुल गांधी ने की वो भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इस परिप्रेक्ष्य में यह अब जरूर समझना होगा कि जब जनता से सीधा संवाद बने, कोई ऑर्गेनाइज्ड रैली नहीं हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड रैली नहीं हो, बल्कि आप जनता के बीच जाए, जनता अपनी बातों को रखे और आप उन बातों को समझ रहे हो, तो आप इस देश की नौकरशाही को बताएं कि लोगों के सवाल ये हैं, इन सवालों का जवाब हमें चाहिए और इन सवालों को लेकर नौकरशाही इस देश के बजट और इस देश की तमाम सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को परखे। एक दौर में ध्यान दीजिए तो इस दौर में ये सारी चीजें झटके में बंद हो गई है। पीएमओ से बताया जाता है कि ये आंकड़े आपको साबित करने हैं, उस आंकड़े को साबित करने में नीति आयोग को पसीना आ जाता है और एक झटके में इस देश के भीतर पॉलिटिकल भाषण शुरू हो जाता है कि जो भी गरीबी थी वह एक लिहाज से 25 करोड़ लोग उससे बाहर निकल गए। कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि यह कैसे संभव है और गरीबी के मापदंड जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है आप उसे ही मान रहे हैं या कुछ और मान रहे हैं? आप कमाई से जोड़ रहे हैं या जो आपने बैंक ट्रांसफर किया उससे जोड़ रहे हैं?
जो आपकी अलग अलग योजनाओं से कुछ भी लाभ उठा रहे हैं उससे जोड़ रहे हैं, या वो जिंदगी अपने पैरों पर खड़े होकर कैसे जी रहा है उससे जोड़ रहे हैं? अगर यह परिस्थिति है तो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को लेकर भी तो अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अब 5 लाख नहीं, उसको 2.5 लाख कीजिए। स्थिति इस देश के भीतर में बड़ी नाजुक है, और जो कमाई होती है 2.5 लाख के भीतर, इसका मतलब बहुत साफ है कि तकरीबन 21,000 रुपए महीने के, उनके भीतर इतनी बड़ी ताकत है और इतनी बड़ी संख्या है कि उनको अगर आप अपने तौर पर नहीं जोड़ते हैं, उनको अगर उस कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, तो और मुश्किल होगी। हर कोई समझ रहा है, लेकिन सब ने आंखें इस दौर में बंद कर रखी है। तो क्या यह एक वाकई रेवोल्यूशनरी कदम इस देश के भीतर में एम्प्लॉयमेंट कानून का दर्जा पा जाए, और इस देश में जो भी डिग्रीधारी है, पढ़ा लिखा है, जो भी नागरिक है, उसको रोजगार मिलना चाहिए, यह स्टेट पॉलिसी का हिस्सा और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर हो? इंतजार आपको कल का करना होगा। यह ऐलान कल हो सकता है। और जो भी इस दौर में निकल कर आया है, जो हम एक बात बार बार कहें, चाहे वह जाति जनगणना में इस बात का जिक्र हो कि जिसकी जितनी संख्या है उसके उतनी भागीदारी होनी चाहिए, वहां पर भी वही सवाल है, स्टेट जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? इस देश के भीतर में शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, कमाई की परिस्थिति हो, प्राइवेट सेक्टर को दिए जाने वाली पूरी देश की संपत्ति हो, तमाम परिस्थिति में अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट महत्वपूर्ण है, आर्थिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण है, तो पहली बार उन आर्थिक परिस्थितियों से इस देश के बेरोजगार युवाओं को क्यों ना जोड़ा जाए और उन्हें यह अधिकार क्यों ना दिया जाए? इस दिशा में 2024 का चुनाव बढ़ने को तैयार है। इंतजार कल का जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।